देखो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था, उसमें तुमने मैक्सवेल्स की थ्योरम देखी। अब जरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जरा, देखो कुछ हमारे पास फेमस क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस, और उनमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखते हैं जरा ध्यान से कि हमारे पास क्या क्या और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब मान लो यहां पर हमारे पास इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो हमारे पास एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान लो हमारे पास यहां पर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब जरा समझना क्या होगा। यहां पर चलो तुमसे पूछ लिया गया कि हमारे पास, या मान लो ये जो पूरी कॉइल है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस हमारे पास R दिया गया है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास B है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है, वेलोसिटी B है, और रेजिस्टेंस हमारे पास R है। और ये हमारे पास एक स्क्वायर लूप है। मान लो हमारे पास इसकी जो लेंथ दे रखी है वो है, ठीक है। अगर एरिया निकालना हो तो एरिया आराम से आ जाएगा हमारे पास L स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास इतना दिया गया है, और ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ हमारे पास क्या होगा, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकाल देनी है, ठीक है। ध्यान सुनना, यहाँ पर तुमसे पूछा गया है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा और यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस्ड करंट क्या है। चलो जरा देखते हैं ध्यान से। अब ध्यान सोचो, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कब निकलता है। देखो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिजल्ट आता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा फाई क्या होता है, फाई होता है बी ए। ध्यान सुनना, फाई की जगह रखोगे बी ए तो हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जरा सोचो, अगर बी ए रखोगे तो बी तो कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रही, नहीं कांस्टेंट है, तो हमारे पास बी कांस्टेंट है। तो बी डेल्टा के बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बोलो यहां तक क्लियर, कोई परेशानी किसी को। ये हमारे पास ईएमएफ का सीधा सा एक फ्लो चल रहा है कि हमारे पास इस तरह से ऐसे ईएमएफ आता है। अब जरा समझना, मतलब जब टाइम के साथ ये एरिया चेंज होगा तब जाकर के इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो वही इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ये क्या दे देगा, ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट दे देगा। तो कुल मिला के इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना, और उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आगे अब एक बात समझना, ये जो पूरा लूप है, ये पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और ध्यान सुनना, ये पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। सोचो इस लूप को हल्का सा आगे बढ़ाओ तब भी मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, थोड़ा सा पीछे ले जाओ तब भी मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, ठीक है। अब ये ना सोच लेना कि मैं इसको उठा के यहां पर ले आया, भैया ध्यान से सुनना, ये पूरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा बीच में रखा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा तो ध्यान सुनना, जैसे ये लूप थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हमारे पास इस एरिया में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ध्यान से, अभी यहां पर इसका एरिया क्या है, एल स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। इस लूप का एरिया एल स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास हो रही है, इस पूरे एरिया से। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, इस पूरे एरिया से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। अगर पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो अगर इसको हल्का सा आगे बढ़ाओगे तब भी तो पूरे एरिया से ही मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। मतलब पहले भी इस इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी, अभी भी इतने ही एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। तो यहां पर हमारे पास डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है, जीरो। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। सोचो जरा, अगर हमारे पास कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और वो अगर मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा, तो यहां पर हमारे पास किसी तरह का इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। ये बात समझ में यहाँ पे। अब जरा समझना, आगे देखते हैं। देखो यहां पर इसी में एक डायग्राम और बनाते हैं। पहले तो यहां पर आंसर सुन लो, यहां पर आंसर हमारे पास जीरो होगा, इंड्यूस्ड करंट का आंसर जीरो। अब इसी में एक डायग्राम और बनाते हैं, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। चलो जरा अब यहां पर एक लूप आएगा, अब मान लो हमारे पास इस तरह से ये एक लूप दिया गया, ठीक है। सारी कहानी वही है, यहां पर हमारे पास लेंथ एल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और यहां पर वेलोसिटी हमारे पास v है, ठीक। यहां पर हमारे पास वेलोसिटी v है, लेंथ l है,
और मैग्नेटिक फील्ड भी, और यहाँ पर जो पूरी कॉइल है इसका रेजिस्टेंस वही दिया गया है R जैसा पहले था। ठीक है, तो अब जरा सुनना, अब यहां पर यही चीज पूछी गई कि यहां पर बताओ हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो बहुत ध्यान सुनना, जब यहां से अब तुम्हारा लूप आगे बढ़ा तो देखो अब यहां इस लूप के आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लूप के पहले खत्म। अब सोचो, जब लूप इस तरफ है, इस तरह से है, तो हमारे पास जो एरिया L स्क्वायर है, इस L स्क्वायर एरिया से हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये लूप हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, अब यहां पर कुछ एरिया ऐसा आगे आ जाएगा जहां से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही होगी, मतलब पहले ये L स्क्वायर से पास हो रही होगी, फिर आगे जब बढ़ेगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ कम एरिया से पास हो रही होगी। मतलब अब यहां पर जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा वहां पर हमारे पास टाइम के साथ एरिया में चेंज आता चला जाएगा, और टाइम के साथ एरिया में चेंज आएगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और हमारे पास अगर ईएमएफ जनरेट हुआ तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है सभी को? अब आगे जरा सुनो, तो यहां पर हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट है वो जीरो नहीं होगी। ठीक, अगर जीरो नहीं होगी तो कितनी होगी जरा देखते हैं। देखो ध्यान से, अब यहां पर जो ईएमएफ जनरेट होगा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए तुम्हें दोनों डायग्राम देख करके कहां पर ईएमएफ जनरेट होगा, कहां पर जनरेट नहीं होगा। देखो भैया, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, अगर इसको थोड़ा बहुत मूव भी कराओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम इसको उठा करके हम बाहर ले आए, अगर बाहर ले आओ तो सारा केस खत्म। इस क्वेश्चन में पता क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया कि हमारे पास इस लूप के बाहर हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडीशन को तुम वायलेट नहीं कर सकते, जबकि इसमें क्या है, इसमें एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और अगर उसी तरफ अगर तुम्हारा लूप मूव करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कभी आएगी भी नहीं। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर यहाँ पर मूव कराओगे तो पता है मूव कितना कराओगे, मूव तब तक कराओगे जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहे, इतना नहीं मूव करा दोगे कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाए। तो सबसे पहले तो एक बात समझना, अगर लूप तुम्हारे पास कभी भी, ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वहां पर ध्यान रखना हमारे पास ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों जीरो, इस तरह के डायग्राम है। अब उसमें बात करते हैं क्या होगा। देखो ना, अब इससे बात करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारा ईएमएफ कहां पर इंड्यूस्ड होगा। देखो हमने एक बात सीखी हुई है कि अगर हमारे पास एल लेंथ का रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से भागेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर b है तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो BVL आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये किसके लिए, केवल एक रॉड के लिए। तुम्हारे पास क्या है, कंप्लीट लूप है जिसमें तुम्हें 4 रॉड दिख रही है आपस में बनी हुई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब ध्यान सुनो, जब ये लूप आगे बढ़ा तो ये जो बाहर वाली रॉड देख रहे हो, ठीक है ध्यान से दिख रहा है, ये जो बाहर वाली रॉड देख रहे हो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पहले ही बाहर है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो जरा सोचो, क्या इस रॉड में किसी तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? सवाल ही नहीं उठता। तो ये रॉड बेकार, इतना क्लियर है यहाँ पे, ये रॉड बेकार। देखो पहला काम क्या है, पहला काम यह है तुम्हें डायग्राम देख के पहचानना है कि हमारे पास कहां पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और कहां पर नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये लूप आगे बढ़ेगा तो ध्यान से जाओ, जब ये लूप हमारे पास v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो ये वाली रॉड तो पहले ही मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, यहाँ पर हमारे पास किसी तरह का कोई ईएमएफ नहीं आएगा। अच्छा, अब ये रॉड पीछे वाली दिख रही है, ये जो पीछे वाली रॉड दिख रही है, ये जब आगे बढ़ेगी, ध्यान सुनना, ये रॉड जब आगे बढ़ेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स को कट करती हुई चलेगी, और हमारे पास यहाँ पर जो ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा BVL। ध्यान सुनो, यहाँ पर आ गया ईएमएफ ऑन फर्स्ट रॉड, तो हम इसको ईएमएफ 1 भी कर सकते हैं। ईएमएफ ऑन फर्स्ट रॉड क्या होगा, BVL। क्यों? L लेंथ की रॉड है जो हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से आगे भाग रही है। ठीक है, अब ध्यान सुना, ये हमारे पास मान लो फर्स्ट रॉड हो गई, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक, पहले वाले से हमारे पास ईएमएफ इतना आ गया, थर्ड वाले में तुम्हें पता है कि हमारे पास ये जो E3 है वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये रॉड हमारे पास पहले से ही कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। अब आगे जरा सुनो, ये जो ऊपर 2 रॉड देख रहे हो, ठीक है, ये जो ऊपर 2 रॉड देख रहे हो, इनसे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 ही रहेगा। ये जो E2 और E4 देख रहे हो ये 0 रहेंगे। क्यों रहेंगे, अब इसके बारे में समझते हैं।
देखो यहां पर ये जो क्रॉस बना है, क्रॉस क्या बताते हैं? क्रॉस बताते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अच्छा, जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है, ध्यान सुनना, जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है वहीं पर तो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, अंदर की तरफ जा रही होंगी। इतना क्लियर है यहाँ पे? अब बहुत ध्यान सुनना, अगर हम इन रॉड्स की बात करें तो इन रॉड्स में हमारे पास जो नीचे है और ये जो ऊपर है, सेकंड और फोर्थ, इन दोनों रॉड्स में हमारे पास कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा ही नहीं। क्यों? जरा सोचो, ये हमारे पास अगर इन दोनों रीजन के मतलब ऊपर वाला क्रॉस और नीचे वाले क्रॉस के बीच में है अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे रीजन से पास होती चली जाएंगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो ये रॉड उठ करके क्रॉस पर आ गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये रॉड एक बार में 3 क्रॉस कवर कर रही है, तो एक बार में 3 क्रॉस कवर करेंगी। अच्छा, जब आगे बढ़ेंगी, जैसे ही अगला क्रॉस आएगा पीछे वाला छूट तो जाएगा ना। मतलब पहले जितनी मैग्नेटिक फील्ड इन रॉड से पास हो रही थी, आगे भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इन रॉड से पास होती रहेगी। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये दो रॉड जो देख रहे हो, इन दोनों रॉड्स में अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनसे पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। इतना क्लियर? तो अगर इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है तो यहां पर हमारे पास इन दोनों में भी ईएमएफ जीरो। अब एक बात समझ में नहीं है कि इसमें क्यों आएगा। देखो, जब ये रॉड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में आगे जा रही है तो सोचो क्या होगा, ये यहां पर, जब यहां पर है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अगर ये क्रॉस से पास होगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड पास हुई, फिर जब ये आगे बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड फिर जीरो, फिर ये क्रॉस से पास हो रही है। अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है तो जरा सोचो क्या होगा, ये जो हमारे पास रॉड है ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करती हुई जा रही है। मतलब यहां पर इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होती रहेगी। ये क्लियर हुआ सभी को? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये जो यही वाली रॉड देख रहे हो, ये वाली रॉड ईएमएफ जनरेट कराएगी, और कितना, ये तुम्हें फॉर्मूला पता है, बीवीएल। इतना क्लियर हो गया? तो अगर टोटल ईएमएफ निकालना है तो टोटल ईएमएफ कुछ इस तरह से आएगा। ये आ गया हमारे पास टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ आएगा, इन चारों को जोड़ दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, जोड़ो जरा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BVL। बाकी सब हमारे पास जीरो है तो टोटल ईएमएफ आ गया BVL। तो ध्यान रखना, अगर ये लूप आगे बढ़ रहा है तो इस लूप का जो टोटल ईएमएफ होगा वो हमारे पास केवल BVL होगा। अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करो, देखो अब चाहे इंड्यूस्ड करंट हो चाहे जो करंट हो, करंट का तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहां पर वोल्टेज कौन सा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो यहां पर जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करा दोगे करंट आ जाएगी। जरा कराते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया कितना, BVL, और अपॉन में आ गया हमारे पास R रेजिस्टेंस। इतना क्लियर? तो यहां पर हमारे पास करंट आ गई BVL अपॉन R। इतना समझ में सभी को? ये हमारे पास करंट की वैल्यू है। अच्छा, कभी कभी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है, तो अब इसके लिए ध्यान रखना, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए हमारे पास यूज होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कुछ पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ये रूल पढ़ा होगा, जहां पर तुमने डायनेमो देखे होंगे, हाई स्कूल में डायनेमो देखे होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर और डायनेमो, यही दो टॉपिक होते थे जो लॉन्ग में पूछे जाते थे। ठीक है, तो जो हाई स्कूल में ये दो टॉपिक है, इसमें डायनेमो में तुमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना सीखा होगा, एक बार फिर से सीख लो। ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो यहां पर अप्लाई होता है हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। राइट हैंड रूल क्या बताता है, चलो जरा देख लेते हैं एक बार, ध्यान रखना। राइट हैंड रूल ये बताता है, अगर हम अपना राइट हैंड ले और उसकी 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स और थंब को इस तरह से एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखें, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, तो अब जरा सोचो हमारे पास क्या क्या होता है। जो थंब होता है ये हमारे कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब थंब किस तरफ होगा, इस तरफ, मोशन इस तरफ हो रहा है, v वेलोसिटी की तरफ। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ या मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो टिप फिंगर है, ध्यान रखना, टिप फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताती है। तो देखो अब यहां पर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पर आ रहा है, आखिरी वाली रॉड में, तो यहीं से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। देखो मोशन उस तरफ हो रहा है तो थंब उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो जो टिप फिंगर होगी वो कहां जाएगी, अंदर की तरफ। तो देखो टिप फिंगर अंदर की तरफ चली गई। इतना क्लियर हुआ, टिप फिंगर अंदर की तरफ, थंब इस तरफ, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा अंदर की तरफ है। अब देखो मेरी मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ऐसे देखो, यहां पर हमारे पास जो
थंब है, ये थंब हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो टिप फिंगर है, टिप फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मिडिल फिंगर है हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो आखिरी वाला रॉड देख रहे हो या जो फर्स्ट रॉड देख रहे हो, इस फर्स्ट रॉड में हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट आएगी वो कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जा रही तो सोचो ये डायरेक्शन कैसी हुई, ऊपर जाके ऐसे, फिर नीचे, फिर इस तरफ। ये डायरेक्शन क्या लग रहा है, कुछ क्लॉकवाइज है कि नहीं है? अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, ये आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? तो देखो ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक, नोट करो इसको। हो गया, हटा दे। देखो देखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, an electron is moving in a region लिखना, in a region of potential V, V रहेगा पोटेंशियल V, and then it enters in a region of magnetic field B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B, then find the radius of the path of electron, हो गया? चलो देखो जरा ध्यान से। अब यहां पर क्या बोला गया, अब ऐसे समझना, ये मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जैसे बना लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन वगैरह मेंशन नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन में, तो जैसे चाहो वैसे तुम यहाँ पर बना के कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर ये बताया गया कि हमारे पास एक रीजन है जहां पर पोटेंशियल क्या है V, यहां का पोटेंशियल V है। अब क्या बताया जा रहा है, अब यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास मूव कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पोटेंशियल के रीजन में मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद क्या होता है, ये हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो अब हम इसके पाथ की रेडियस बतानी है, ठीक है। अच्छा एक काम कर लो, देखो तुमने कहीं लिखा होगा इट एंटर्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ऐसा लिखा होगा, तो जो एंटर्स है उसमें एक टर्म लगा लो, इट एंटर्स परपेंडिकुलरली, ये हम शायद दिखाना भूल गए, लिख लो, इट एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, परपेंडिकुलर। हाँ ध्यान रखना, इसका एंट्रेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, जब परपेंडिकुलर होगा तभी हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, तुम्हें बता चुके हैं, ठीक है, तुम्हें सब बता चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करता है विद रेडियस r। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसमें पैराबोलिक मोशन होता है, ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। आगे देखो, और अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, ये सारी बातें बता के आए थे। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, तो जरा सोचो यहां पर सबसे पहले पूछा क्या गया है, देखो सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है कि हमें यहां पर पाथ की रेडियस निकालनी है, तो सबसे पहले तुम्हें यहां पे रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहां पर हमारे पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसमें रेडियस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू mv/qb, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है, जहां m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास q होता है चार्ज, चार्ज की जगह यहाँ पर क्या यूज होगा, e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम e लेके चलते हैं, b मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। अब जरा सुनो आगे, यहाँ पर ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें अननोन क्या है, अननोन ये वेलोसिटी v है। क्या सोचो पूरे क्वेश्चन में कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करी गई नहीं,
हाँ, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होगा, मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमें पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी होता है। इलेक्ट्रॉन के मास से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान सुनो कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये दिक्कत कर रही है, ये हमारे इक्वेशन में नहीं दी गई है और हमको यहाँ पर फॉर्मूले में दिख रही है। बस अब कुछ भी करके इस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल करके रख देनी। एक चीज है, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है सब कुछ है, सिर्फ इस वोल्टेज को छोड़ करके। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन में, वोल्टेज की जगह वेलोसिटी आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें बस एक काम करना है, इस वेलोसिटी को वोल्टेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। अगर वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी से जनरेट होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो अब पूरा फोकस उठा करके एनर्जी पे डाल दो। ठीक है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। देखो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितनी होगी हमारे पास, हाफ mv²। ठीक है, अब एक बात याद रखना, तुमने ये सीखा होगा 12th क्लास में, नहीं सीखा तो अब सीख लो कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन किसी वोल्टेज के रीजन में होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो होती है ईवी। तुमने पढ़ा हुआ ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इस तरह से पढ़ा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये याद भी होगा बहुत लोगों को। अब जरा समझना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, जब हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी वोल्टेज के रीजन में, किसी ऐसे रीजन में मूव करता है जहां पर वोल्टेज V हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ईवी। इतनी बात क्लियर है? इसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान रखना क्या है, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन while moving in a region of potential V is called electron volt। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे अब यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, ये तो फॉर्मूला है हाफ mv², लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन के पास ओरिजिनली कौन सी एनर्जी है, ईवी। तो यहां पर आएगा हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा हमारे पास, ईवी। अब एक बात सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन किसी वोल्टेज के रीजन में है, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, कि ग्रेविटेशनल एनर्जी, कौन सी एनर्जी के फॉर्म में आएगी। भैया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगी। ध्यान सोचो, अगर ये वोल्टेज ऐसा रीजन है जहां पर वोल्टेज है, तो सोचो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अगर मान लो हमारे पास ये 4 वोल्ट का है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 वोल्ट इसको एनर्जाइज करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, वो एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म मतलब ये जो ईवी देख रहे हो, ये किसके बराबर होगा, हाफ mv² के बराबर होगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास EV इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा तो आ गया 2EV इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास mv²। सोचो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू क्या निकलेगी, m डिवाइड हो गया 2EV और अपॉन में आ गया है v²। अच्छा, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा दे, हम अंडर रूट लगा दे, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। बस यही वेलोसिटी की वैल्यू उठा करके तुम्हें इस फॉर्मूले में रखनी है, बस तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो जरा रखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर हटा दे, डायग्राम की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, बना दिया तुम्हें समझाने के लिए कि पहले क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ पर वो कुछ एनर्जी लेके चल रहा होगा, जब वो यहाँ एंटर करेगा तो क्या होगा, उसके पास कुछ रेडियस आएगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन होता है हमारे पास किसी भी चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा, उसकी रेडियस निकालने के लिए हटा दे डायग्राम, देखो आगे आगे। तो यहां पर हमारे पास है R इज इक्वल्स टू mv अपॉन EB। ठीक है, यहां पर V की वैल्यू रख दो, तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ V। तो यहां पर रेडियस आ जाएगा हमारे पास, देखो m अपॉन EB, यहां पर V की जगह आ गया हमारे पास 2EV अपॉन m। ठीक है, देखो और इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा इन सबको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, सब स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखो 2EV तो था ही, m अंदर जाएगा तो हो गया m², नीचे देखो हमारे पास आ गया e² b² और ये m, तो m से ये स्क्वायर कैंसिल, e से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई, ये आ गया देखो 2m और क्या बचा वोल्टेज v, यहाँ पर बचा e और ये b², ये आ गया e और ये आ गया b²। चाहो तो तुम यहाँ फॉर्मूले से बाहर भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन देख लेना कैसे मैच हो रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को, नोट करो। देखो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसलिए करवा रहे हैं ताकि तुम्हें यहाँ पे जो बातें रह गई थ्योरी में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं ना।
क्या फर्क पड़ता है तुम ये हाई स्कूल में पढ़ा कि 12th में पढ़ा? ध्यान सुनो, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा 12th का फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर यूज होंगे, क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और सोचो, जो अभी इंड्यूस्ड करंट का बताया, तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन तुम्हें कहां देखने को मिली थी? हाई स्कूल में। ध्यान रखना, सारी चीजें कनेक्ट करना, क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। देखो इस तरह, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, अब देखो यहां पर हमारे पास कुछ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एक बार सीख लो क्या होता है। एक काम करो तब तक, देखो अब यहां पर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। जरा एक बार राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 देख लो, उससे तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। देखो दो लॉ कराए थे तुम्हें, उन दोनों में से कोई भी एक देख लो पेजेस पर लटके, या तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि दोनों ही हमारे पास कंडक्टर में लगने वाले फोर्स को बताते हैं या चार्ज पार्टिकल्स में लगने वाले फोर्स को बताते हैं, ठीक है। देखो अभी देखिए लो, चलो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। अब मान लो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मान लो इसमें हमारे पास इस तरह से एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, और मान लो ये पार्टिकल यहां से आके इस तरह से टर्न कर गया, वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो अब तुम्हें ये बताना है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होगा। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ऑप्शन देते हैं, चलो पहला ऑप्शन ले लो हमारे पास, प्रोटॉन, एल्फा पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास कौन सा पार्टिकल होगा? देखो तुम एग्जैक्ट पार्टिकल नहीं बता सकते कौन सा पार्टिकल होगा, लेकिन हाँ तुम इन डायग्राम से ये जरूर बता सकते हो कि ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है या नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, ठीक है। तो अब जरा सुनना ध्यान से, अगर जितना हमने बोला उतने में ही अगर दिमाग लगाओगे तो तुम आंसर तो कर दोगे, सीधा आंसर निकल करके आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे जरा समझो, अगर मान लो ये पॉजिटिव पार्टिकल हुआ, ठीक, अभी ये हमने टिक करा दिया, मान लो अभी तुम्हें बताएंगे कैसे। देखो अगर मान लो ये पॉजिटिव पार्टिकल हो, तो पॉजिटिव के लिए तो दो ऑप्शन दिए, अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल हुआ तो तुम दो ऑप्शन में कभी चूज नहीं कर पाओगे कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल या कोई भी और पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव पार्टिकल हुआ तो नेगेटिव के लिए तो केवल एक दिया गया है जो आंसर हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्यों नहीं हो सकता, भैया ध्यान देखो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, किसी तरह का इसमें चार्ज नहीं होता। अगर इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है तो ध्यान रखना, अगर हमारा न्यूट्रॉन या कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमारे पास एज इट इज चलता चला जाएगा। क्यों? जब यहां पर हमारे पास चार्ज है ही नहीं, तो सोचो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सोचो F बराबर क्या होता है हमारे पास, QVB। अगर कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स लगता है। अगर न्यूट्रॉन के पास चार्ज है ही नहीं तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस बात को कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और वो बिना डाइवर्ट हुए सीधा चलता चला जा रहा है तो वो कैसा पार्टिकल होगा, न्यूट्रल पार्टिकल। इन बातों का ध्यान रखना, अगर ये बातें ध्यान देंगी तुम कई सारे क्वेश्चंस देखते ही टिक कर जाओगे, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास तो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे तो देखो यहां से तुम्हें ऑप्शन से आंसर तो पता चल गया है, ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आ जाएगी जब ऐसा दिया हो। अब जैसे अल्फा पार्टिकल, मालूम अल्फा पार्टिकल ना दे करके कोई भी एक न्यूट्रल पार्टिकल देते तो पॉजिटिव पार्टिकल भी एक हो गया, नेगेटिव पार्टिकल भी हो गया। तो देखो अब यहां पर निकालना सीख लो कि हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव कि नेगेटिव। अब देखो केवल यही बात तो पता करनी है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वजह से जनरेट होने वाली जो करंट होती है वो करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वजह से जनरेट होने वाली करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इस बात को ध्यान रखो, यही तुम्हें सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, हटा दे। देखो अब फिर
देखो तुम्हें डायग्राम में क्या क्या एग्जैक्ट पता है। देखो एक तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और दूसरा तुमको ये पता है कि इस पार्टिकल में फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। सोचो पार्टिकल सीधा आ रहा था लेकिन जब फोर्स डाउनवर्ड लगा तभी तो पार्टिकल नीचे की तरफ झुका। ये बात समझ यहाँ पे, मतलब यहां पर जब पार्टिकल एंटर करा तो उसमें फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। इतनी बात की है। अब देखो हमारे पास राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 होता है जिसमें हमारे पास थंब बताता है करंट की डायरेक्शन, जो फिंगर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती हैं, और हमारे पास जो पाम से बाहर की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हमको बताती है फोर्स की डायरेक्शन। तो सोचो क्या क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता, मतलब हमें फिंगर्स के बारे में पता है कि फिंगर्स कहां जाएंगी, अंदर की तरफ, ठीक है। हमें फोर्स के बारे में पता है, फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। ये बात समझ में यहाँ पे। अब देखो अगर इतना समझ में आ गया तो बस बचा क्या निकालने को, करंट की डायरेक्शन निकालनी बच रही। अब जरा सुनना, कई लोग क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल का मोशन दिया गया है इसी को करंट की डायरेक्शन मान के काम शुरू कर देते हो, ध्यान रखना सब गड़बड़ हो जाएगा, कभी नहीं निकाल पाओगे। यहां पर दो चीजें तुम्हें एग्जैक्ट पता है, दो चीजें क्या है, पहला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, अंदर की तरफ। दूसरा तुम्हें ये डायग्राम देख के एक बात कंफर्म है कि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। ये जो डायरेक्शन है ये पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन है, कभी भी करंट की डायरेक्शन नहीं है। अगर पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तब तो करंट इस तरफ आएगी जिस तरफ पार्टिकल चल रहा है, अगर पार्टिकल नेगेटिव हो गया तो जिस तरफ पार्टिकल आ रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, हमें क्या क्या पता, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चलेगी, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं तो फिंगर्स अंदर की तरफ चलेगी। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो जो हथेली की डायरेक्शन होती है ये डाउनवर्ड होनी चाहिए, तो देखो फिंगर्स अंदर की तरफ, हथेली की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये समझ में आया सबको, कोई परेशानी किसी को, इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन रहेगी। अब जरा सोचो, अब जो हमारे पास ये थंब है, थंब इस तरफ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो थंब देख रहे हो थंब इस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो थंब इस तरफ जा रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, तभी उस पार्टिकल में हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लगेगा या उस कंडक्टर में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अब सोचो करंट इस तरफ जा रही है, ठीक है, हमारा पार्टिकल करंट के अपोजिट मूव कर रहा है, तो ये किस तरह के पार्टिकल का नेचर है, पॉजिटिव पार्टिकल का कि नेगेटिव पार्टिकल का, बोलो बात सामने आएगी नहीं यहाँ पे। ये हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल का नेचर है और नेगेटिव पार्टिकल तुम्हारे ऑप्शन में केवल इकलौता दिया गया है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसी तरह से बताओ, ये पार्टिकल ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये यहां से ऐसे सीधा आ रहा है और ये यहां से ऐसे चला गया, ठीक है, इस तरफ चला गया। अब इसके बारे में बताओ, ये पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव। ध्यान रखना इन डायग्राम से केवल इतना पहचान पाओगे कि पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ध्यान रखना ऑप्शन में केवल एक ही पॉजिटिव ऑप्शन होगा, अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो ऑप्शंस में केवल एक ही नेगेटिव ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन सेट होते हैं और इसमें कुछ नहीं होता। देखो जरा क्या है आंसर, चलो देखते हैं। देखो अब क्या क्या पता है, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे दो चीजें साफ पता होती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और दूसरा फोर्स की डायरेक्शन। देखो फोर्स उस तरफ लग रहा है, ठीक है, फोर्स उस तरफ लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और फोर्स उस तरफ लगा, ये समझ में आया। देखो हमारी फिंगर्स बाहर की तरफ जा रही हैं और जो फोर्स है ये उस तरफ लग रहा है, इतनी बात क्लियर। अगर ऐसे रखोगे तो थंब की डायरेक्शन देखो कहां जा रही है, थंब की डायरेक्शन तुम्हारी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहा है। अब जरा सुनो, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल कैसा हो गया हमारे पास, पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो हमारे पास ऑप्शन में जैसा दिया होगा केवल ध्यान रखना एक ही पॉजिटिव पार्टिकल दिया होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना पार्टिकल से पहचान लेना कि हमारे पास कौन सा पार्टिकल पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। ड्यूट्रॉन पॉजिटिव होता है हमारे पास, ट्राइटॉन, ये सब पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। ये भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। मान लो तुम्हारे 3 नेगेटिव दे दिए गए, अल्फा सॉरी इलेक्ट्रॉन, बीटा, एक दे दिया गया न्यूट्रॉन और तीसरा दे दिया गया मान लो ड्यूट्रॉन। अगर ड्यूट्रॉन दिया गया तुम्हें अगर यही नहीं पता कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना ड्यूट्रॉन हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसी तरह से ट्राइटॉन होता है, वो ट्रीटियम का न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है। नोट करो, हटा दो, देखो आगे।
देखो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके। अच्छा ये मान लो, अब यहां पर मान लो हमारे पास इस तरह से वायर्स रखे हुए हैं, ठीक, इनमें हमारे पास कुछ करंट है, ये हमारे पास 3 पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, 3 पैरेलल वायर्स हैं, इसमें मान लो हमारे पास करंट यहां पर 1 एम्पियर, यहां पर डाउनवर्ड करंट आ गई है 2 एम्पियर, यहां पर डाउनवर्ड करंट आ गई हमारे पास 3 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास 3 इनफाइनाइट वायर्स आ गए, जिसमें एक में करंट अपवर्ड है, बाकी 2 में डाउनवर्ड, ठीक है। ये वायर हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। चलो अब तुमसे पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर बी, ठीक है। हमारे पास जो बी वायर है उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, ठीक है। चलो एक काम और कर लेते हैं, मान लो ये सभी वायर्स एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास r, ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पर है। चलो देखो अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, कैसे आएगा, चलो जरा देखते हैं यहाँ पे। चलो पहले यहां पर हम B पर फोर्स निकालते हैं ड्यू टू द वायर ए, ठीक है। हमारे पास वायर ए क्या करेगा, वायर ए हमारे पास किसी तरह का एक, देखो वायर ए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से यहां पर हमारे पास फोर्स आएगा। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले बी पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी ए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट वायर बी ड्यू टू ए, और फिर क्या आएगा हमारे पास बीसी क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट वायर बी ड्यू टू वायर सी, ठीक है। सी से लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड और ए से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बी देख रहे हो दोनों में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो बी ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू ए। अब ए से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके बारे में जरा सोचो, फॉर्मूला क्या होगा, इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है हमारे पास फॉर्मूला। देखो क्या होगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, दूरी क्या है r, ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा I1 कितना दिया गया है, ये हमारे पास 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंस I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, अप्लाई करा दो, तो 1 का मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी ए कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट 2 अपॉन 2 पाई आर, ये इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जरा सोचो, ये जो वायर ए की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, तो उसकी वजह से हमारे पास अब फोर्स कितना आएगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स ऑन वायर बी। अच्छा ये सब किसके लिए चल रहा है, हमारे पास वायर बी के लिए कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन इसमें हम इफेक्ट कौन सा देख रहे हैं, वायर ए की वजह से लगने वाला जो इफेक्ट आएगा हम उसको देख रहे हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। देखो ध्यान से, फोर्स ऑन वायर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है IBL, ठीक है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट लेंथ है, तो क्या यूज होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला कराया था। देखो ध्यान से, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है हमारे पास F अपॉन L, या इसको F1 कर दो। अब देखो हमारे पास क्या होता है, IBL होता है, L से तो डिवाइड करा दिया। अब यहाँ पर आएगा I कौन सा आएगा, I2, क्यों, फोर्स कहां लग रहा है, सेकंड वायर में, अगर फोर्स सेकंड वायर में लग रहा है तो यहाँ पर हमारे पास करंट आ गई I2, ठीक है। आगे जरा सुन, अब क्या आएगा B, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हम लगने वाला फोर्स देख रहे हैं ड्यू टू द वायर ए वायर की वजह से देख रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी तो इसी वायर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो ये हो गया हमारे पास I2BA। जरा वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या आएगा, देखो I2 कितना है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो देखो हमारे पास F1 की वैल्यू क्या आएगी, जरा समझते हैं। I2 हमारे पास 2 एम्पियर हो गया, और हमारे पास BA क्या दिया है, ये दिया गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन पाई आर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है। ध्यान सुनना, वायर ए की वजह से वायर बी पे लगने वाला जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो हमारे पास मिला, ठीक है। अब एक बात बताओ पहले तो, कि ये जो हमारे पास F1 फोर्स आया, हमें इसकी वैल्यू तो पता चल गई, ठीक है, ये वैल्यू तो पता चल गई, तो एक बात बताओ, ये वैल्यू की, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा, सोचो ध्यान से। देखो तुम्हें बताया था, एक बार फिर से देख लो, अगर करंट ऊपर की तरफ है,
ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहां चली गई, डाउनवर्ड। अब ध्यान रखना बी पर ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां गई, डाउनवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो हम जरा फोर्स की बात करते हैं। सोचो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन नीचे, करंट नीचे, फिंगर्स क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताती है अंदर की तरफ, फोर्स कहां लगा, इस तरफ। तो फोर्स कहां जा रहा है, टुवर्ड्स सी, टुवर्ड्स सी फोर्स जा रहा है। और अगर ना याद हो तो देखो तुम्हें ऐसे भी याद करवाया था कि अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिपल्शन का फोर्स लगता है, अब करंट अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो पहले तो इसके बारे में समझ लो, ये हमारे पास डायरेक्शन कैसी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास टुवर्ड्स सी, जो हमारे पास वायर सी है, वायर सी की तरफ ये फोर्स लग जाएगा। इतना क्लियर हो यहाँ पे, हो गया ना, हटा दे, आगे देखो। देखो अब यहां पर हम फोर्स निकालेंगे सी की वजह से, वायर सी की वजह से हमारे पास कौन सा और कितना फोर्स लगेगा। चलो जरा देखते हैं यहां पर क्या और कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां पे, सबसे पहले वायर सी से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डीसी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू वायर सी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो फॉर्मूला हमारे पास म्यू नॉट आई, I3 और अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। I3 की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर हमारे पास। तो यहाँ पे रख दो तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आएगी, हमारे पास आ गया 3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, देखो सी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। तो कहां जनरेट हुई होगी, वायर बी में। तो अब वायर बी में ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, हमारे पास फोर्स लगाएगी। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन वायर बी, क्या रिजल्ट आएगा, ये हो गया हमारे पास F2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास I2 और ये आ गया BC, और यहां पर ध्यान रखना ये L आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, पर यूनिट लेंथ फोर्स निकाला जाता है। क्यों, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात है तो सोचो अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ यूज होता है, अदरवाइज हमारे पास ये सब नहीं यूज होता। ठीक है, अगर यहाँ पर तुम लेंथ पता नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, तो अभी कौन है I2 और BC, I2 तुम्हें पता है 2 एम्पियर, DC की वैल्यू ये दिख रही तुम्हारे पास। तो अब देखो हमारे पास क्या आएगा, हटाते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू याद रखना, इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास F1 क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन पाई आर, ये वैल्यू याद रखना, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमारे पास F2 कितना आएगा, I2 कितना है हमारे पास 2, और ये जो हमारे पास BC है वो कितना है, ये हमारे पास BC आ गया हमारे पास 3 म्यू नॉट और अपॉन में आ गया हमारे पास 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास F2 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3 म्यू नॉट और अपॉन में आ गया पाई आर, ये आ गया हमारे पास F2। अब F2 की डायरेक्शन क्या होगी, अब इतना ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, डायरेक्ट याद कराया था। समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था तुम्हारा, जब तुम्हारा थ्योरी चल रही थी, अप्लाई करना है तो जो छोटी छोटी बातें बताइए उनको याद रखा। अगर फोर्स अपोजिट, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन का फोर्स, अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन का फोर्स। मतलब ये वायर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और बी और सी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सी की तरफ। देखो जो ए है वो रिपल कर रहा है और जो सी है अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जो दोनों फोर्स आ गए, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास टुवर्ड्स वायर सी। बोले तरह समझ में, जो F1 फोर्स है वो भी सी की तरफ लग रहा है, जो F2 फोर्स है वो भी सी की तरफ लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना निकलेगा, इन दोनों को उठा करके ऐड कर दो, हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर केवल डायरेक्शन पूछी गई है तो केवल डायरेक्शन तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आगे सी में, देखो दोनों फोर्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, तो अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन है तो यहां पर अब निकाल दो टोटल फोर्स। ठीक है, टोटल फोर्स आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अब देखो F1 क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन पाई आर, F2 है हमारे पास 3 म्यू नॉट अपॉन पाई आर, जोड़ दो 3 और 1, ये आ गया हमारे पास 4 म्यू नॉट, ये आ गया हमारे पास 4 म्यू नॉट और अपॉन में आ गया हमारे पास पाई आर, ये आ गया हमारे पास टोटल फोर्स। और किस तरफ है, ये भी हमारे पास फोर्स टुवर्ड्स द सी लगेगा। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो केवल डायरेक्शन पूछी गई है तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है ध्यान सुनना,
अगर केवल डायरेक्शन पूछी गई है तो केवल डायरेक्शन तो तुम आराम से निकाल सकते हो। ये पूरी कैलकुलेशन केवल इसलिए करके दिखाई है, अगर तुमसे वैल्यू पूछ ली जाए तो वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए, कैसे निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर डायरेक्शन की बात है तो देखो ये डायरेक्शन के हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल डायरेक्शन पूछी गई तुरंत निकाल सकते हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ये रिपल करेंगे, मतलब ए और बी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो बी में फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, राइट हैंड डायरेक्शन। अच्छा सी क्या करेगा, सी और बी दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सोचो बी में फिर से फोर्स किस तरफ लगा, सी डायरेक्शन में, तो अब दोनों से हमारे पास जो फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारे पास जो बी में लगने वाला टोटल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सी ही रहेगी। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे सभी को, ठीक है। और अगर डायरेक्शन के अलावा वैल्यू पूछी गई है तो वैल्यू वैसे आ जाएगी। इतना क्लियर है सभी को। अब देखो अगर मान लो, हाँ पहले एक बार ये देख लो पूरा हो गया, अब आगे अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करते हैं। अगर मान लो ये जो हमारे पास 3 एम्पियर करंट है, इस 3 एम्पियर को अगर हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो अब ये तुम्हें दिक्कत दे जाएगा। अगर अब ये करंट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अब तुमको बताना है कि बी में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ध्यान से, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक। मतलब जो F1 है, F1 कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा बी और सी भी अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब अब जो हमारे पास F2 फोर्स आया था, अब F2 कहां लगेगा, F2 हमारा इस तरफ लगेगा, ये आ गया F2। ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। अब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो तुमको ये देखना पड़ेगा कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा छोटा। देखो ये F1 और ये F2, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, इस वायर में फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा करंट होगी हमारे पास वायर में उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कराएगा। तो देखो यहाँ पर करंट ज्यादा है, मतलब जो F2 फोर्स है ये ज्यादा होगा, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो किस तरफ आ गया, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स डायरेक्शन ए। और अगर मान लो फोर्स की वैल्यू पूछी गई है तो कैसे निकालोगे, F2 माइनस F1 हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन निकालनी तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स ए, जैसा तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। वो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वैल्यू निकालनी तो क्या कर दोगे, F2 माइनस F1। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, नोट करो जरा से।